तो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन आइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज करंट अफेयर्स में हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे ध्यान देंगे। और एक टॉपिक जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे रहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए आपको जाना काफ़ी ज़रूरी है उस चीज़ को, वो है इसराइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक आप लोग को पता होगा ये चीज़ कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, आप लोग हमेशा सुनते होंगे इसराइल और पैलेस्टीन का संघर्ष, इसराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना कि आखिर ये क्यों चल रहा है, क्या इसका रीज़न है, जिससे और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेटेड है आपके जियो पॉलिटिकल में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। ठीक है, तो आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए 17 बीपीएससी या फिर यूपीएससी या कोई भी ऐसे एग्जाम में जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए, सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि अभी न्यूज़ में इसका क्या चल रहा है, क्या है न्यूज़ में। देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है पैलेस्टीन के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हमास के ऊपर। हमास क्या है? पैलेस्टीन का एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर इसराइल ने अभी वॉर डिक्लेयर कर दिया है। और उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड क्या है, आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के तहत इसराइल ने हमास, जो कि पैलेस्टीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टीन का, जो कि गाजा में, गाजा स्ट्रिप है, हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे आराम से, वहाँ रहता है, वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव करते हैं अपने कामों को, उसी पे इसराइल ने भी अटैक कर दिया है। ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या दिया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। एक बार हम इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं और एक बार थोड़ा सा मैप के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट कैसे, कब और मैप में किस तरह से दोनों का एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होते रहा, हम बात करते हैं उसको। देखो, समझो, ये जो मैप है पैलेस्टीन का, लगभग फिलिस्तीन का 1946 का मैप है। ओके, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसराइल काफी कम एरिया में है। ठीक है, ये सब जो व्हाइट व्हाइट एरिया वो इसराइल का लगभग एरिया है, और मेजोरिटी 95% जो है वो पैलेस्टीन है। ठीक है, 95% या मोर देन 95% बोल सकते हैं आप लोग कि पैलेस्टीन है। ठीक है, मगर क्या होता है, धीरे धीरे आप देखो 1947 में क्या हो जाता है कि अचानक से इसराइल का एरिया कितना बढ़ जा रहा है और पैलेस्टीन काफी कम। मतलब समझ लो कि इसराइल लगभग अब यहाँ 50% हो गया। देख रहे हो, उसके बाद क्या होता है कि और आगे जब तुम जाओगे तो इसराइल लगभग क्या हो रहा है, अब एकदम 80% के अप्रॉक्स हो गया इसराइल, और पैलेस्टीन कितना कम हो गया। देखो, ये बच गया पैलेस्टीन तुम्हारा, जो कि कहाँ था। ठीक है, और आज के टाइम में अगर तुम रिसेंट भी अगर डाटा देख लोगे तो इसराइल लगभग समझ लो ग्रेटर देन 95% हो गया, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया इसराइल और पैलेस्टीन का। जो इसराइल था वो पैलेस्तीन हो गया, जो पैलेस्तीन था वो इसराइल हो गया, एरिया वाइज। ठीक है, तो इसराइल देख सकते हो तुम, आज के डेट में 95% हो गया और पैलेस्तीन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, बहुत कम जगह बच गया है पैलेस्तीन। तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का मैप देख लो, ताकि आपके एग्जाम में जो भी इसराइल रिलेटेड क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करने में सक्षम रह पाओ। ठीक है, तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज को जानना। ठीक है, तो इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज से अगर क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि नीचे में इधर इजिप्ट है, साउथ की तरफ इजिप्ट और जॉर्डन। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीरिया, ओके, और लेबनान, चार कंट्रीज से घिरा हुआ है हमारा इसराइल। ओके, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। ठीक है, इधर मेडिटेरियन सी है, मे बी उससे क्वेश्चन ना बने, लेकिन आप इन चारों कंट्रीज को, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान को याद रखना है। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे गाजा स्ट्रिप, ये गाजा पट्टी है, जहाँ पे हमास, हमास क्या है? पैलेस्तीन का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखो, पैलेस्तीन देश का खुद का अपना कोई आर्मी नहीं रहा है शुरू से, वो शुरू से ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि पैलेस्तीन को वार प्रोवाइड करे, मिलिट्री प्रोवाइड करे, किससे? लड़ने के लिए इसराइल से। ठीक है, वार के लिए हेल्प करे, मिलिट्री प्रोवाइड करे, इसराइल से लड़ने के लिए वो हमेशा से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को हायर करते रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे कभी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कभी हमास जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, सबको वो हायर कर करके क्या कर रहा है? इसराइल से लड़ाई कर रहा है, क्योंकि उसकी खुद की सेना नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना फंड, इतना पैसा नहीं है कि वो खुद की सेना रख सके। ओके, तो अभी जो हमास है कहाँ? यही गाजा स्ट्रिप पे एक्टिव है। ठीक है, जहां पे इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है हमास के ऊपर। ओके, और कुछ चीज आप जान लो, यहाँ पे डेड सी के बारे में जान लो। डेड सी, ओके, यहाँ पे आता है
और सी ऑफ गैलिली, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था सी ऑफ गैलिली कहाँ पाया जाता है, तो सी ऑफ गैलिली ठीक है इजराइल में। गोलन हाइट्स याद रखो, वेस्ट बैंक फेमस जगह, जेरूसलम, इस सब चीज़ को याद रखो, ठीक है। आई थिंक ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आप इन सब चीज़ों को ध्यान दोगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम फिर से चलते हैं हिस्ट्री में और जानते हैं कि किस तरह से ये वार आगे बढ़ा और किस तरह से पैलेस्तीन काफ़ी कम हो गया आज के डेट में और इसराइल ने अपना 95% एरिया कैसे एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो देखो, बात स्टार्ट होता है 1917। थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में चलेंगे, थोड़ा जानेंगे। आपको जैसे पता है कि ब्रिटेन ने काफ़ी देशों पे अपना राज किया काफ़ी दिनों तक, ठीक है। तो पैलेस्तीन भी उनमें से एक था जहाँ पे ब्रिटेन की हुकूमत चलती थी, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि ब्रिटेन क्या है कि उनका एक पॉलिसी होता है डिवाइड एंड रूल वाला, कि जहाँ पे दो समुदाय के लोग हैं तो एक समुदाय को क्या करो, प्रेज करो, ऊपर उठाओ, और दूसरे समुदाय को क्या करो, सप्रेस करो, उनको और नीचे लेकर के जाओ। तो क्या होगा, दोनों में क्लैशेस होंगे, दोनों में क्लैशेस होंगे तो उनको ब्रिटेन को रूल करने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। जहाँ पे यूनिटी नहीं रहेगा वहाँ पे वो अपने पॉलिसीज को आराम से लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही आपका कहाँ था, पैलेस्तीन में भी यही चीज़ था। ब्रिटेन क्या है कि ब्रिटेन में देखो मेनली यहूदी जो कि जूइश है और मुस्लिम्स, ठीक है, जो कि अरब कंट्रीज से रिलेटेड है, मुस्लिम्स वहाँ पे भी काफ़ी है। तो यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में एक डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी चलाता था ब्रिटेन, ठीक है, जिसमें से वो प्रेस किसको करता था, मतलब कि हेल्प किसको करता था, यहूदी लोग को, जूइश लोग को, और मुस्लिम लोग को सप्रेस करता था, ठीक है। तो उसी का एक पार्ट है कि बैलफोर डिक्लेरेशन। क्या क्या होता है बैलफोर डिक्लेरेशन में, देखो बैलफोर डिक्लेरेशन में क्या होता है कि ब्रिटेन क्या है वो डिक्लेयर करता है, बोलता है कि हम लोग पैलेस्तीन में ही एक टेरिटरी जूइश लोग के लिए स्टैब्लिश करेंगे। बोलने का क्या मतलब कि पैलेस्तीन में जूइश समुदाय, यहूदी समुदाय के लिए एक एरिया वो लोग डिक्लेयर करने वाले थे बैलफोर डिक्लेरेशन के तहत, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पैलेस्टीन के लिए ये चीज़ सही, उनको सही नहीं लगा कि एक तो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं बाहर से आकर के, ऊपर से हमारे देश में ही एक पर्टिकुलर एरिया उन लोगों के लिए डिक्लेयर किया जाएगा जिनके साथ उनकी काफ़ी राइवलरी रहती है। हाँ, जूइश यहूदी लोग और मुस्लिम लोग में काफ़ी ज़्यादा क्लासेस, काफ़ी ज़्यादा राइवलरीज दोनों में देखे गए हैं, ठीक है, शुरुआत से ही। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया बैलफोर डिक्लेरेशन से कि वो लोग क्या करेंगे, जूइश लोग के लिए एक स्पेशल एरिया जो कि यहूदी लोग के लिए ही होगा, कहाँ, पैलेस्तीन में बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो पैलेस्तीन की जो मुस्लिम आबादी है काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है इस चीज़ को लेकर के और काफ़ी ज़्यादा विद्रोह करती है इस बात का। फिर क्या होता है कि विद्रोह इतना बढ़ता है कि 1948 में क्या होता है कि ब्रिटेन विथड्रू पैलेस्टीन। ब्रिटेन क्या होता है, पैलेस्तीन छोड़ के निकल जाता है। आपको पता ही है, जब भी कुछ ऐसा हुआ किसी देश में जहाँ की वहाँ की इंटरनल राइवलरीज को ब्रिटेन नहीं कंट्रोल कर पाया तो ब्रिटेन क्या करता है, एग्जिट पॉलिसी अपना लेता है, वहाँ छोड़ के वो वैसे ही कंडीशन में छोड़ के निकल गया। तो क्या हुआ, ब्रिटेन ने विथड्रू कर दिया पैलेस्टीन को छोड़ के वहाँ से निकल गया। और वहाँ पे अभी भी लेकिन जो लड़ाई है किस में, यहूदी लोग में और अरब्स में, अरब्स और जूइश, अरब्स ओवरऑल बोलने का मतलब मुस्लिम लोग को हम ओवरऑल अरब से डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आसपास अरब कंट्रीज हैं जो कि मुस्लिम उनको सपोर्ट कर रही थी इसराइल या फिर यहूदियों से लड़ाई करने में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो अरब्स और यहूदी जो कि जूइश में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस चलता ही रहा, लेकिन ब्रिटेन उनको इसी तरह छोड़ के चला जाता है। अब क्या होता है कि इनके बीच का जो वायलेंस है उनको सॉल्व करने के लिए कौन सामने आता है, यूनाइटेड नेशन सामने आता है। क्योंकि देखो आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था 1945 में, तो क्या हुआ था कि उस समय यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ था जो कि ये डिसीजन लेता है कि आगे अब किसी भी तरह का इस तरह का देशों में अगर वार होता है, कंट्रीज में अगर इस तरह के वार होते हैं तो उस मैटर को पीसफुली सॉल्व किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व किया जाएगा यूनाइटेड नेशन के थ्रू, ठीक है। तो मामला कहाँ जाता है, यूनाइटेड नेशन में। तो अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, देखो इस मामले को लेकर के यूनाइटेड नेशन पहुंच रहे हैं। फाइनली द मैटर रीच टू यूनाइटेड नेशन। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में क्या समझौता लेकर के आता है या फिर क्या सुलह लेकर के आता है यूनाइटेड नेशन इस पे, ठीक है। तो देखो यूनाइटेड नेशन प्लान टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट नेशन फॉर जूइश इन पैलेस्टीन। यूनाइटेड नेशन भी कहीं ना कहीं वो सेम बात बोलता है। क्या बोलता है यूनाइटेड नेशन, कि यूनाइटेड नेशन भी बोलता है कि जूइश लोग के लिए एक सेपरेट नेशन बनाया जाए, उसका नाम क्या होगा, इजराइल। देखो यहाँ पे ना इजराइल का बर्थ हो रहा है, आप ध्यान देना इस बात को, इजराइल देश का जन्म अब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन क्या बोलता है कि सेपरेट नेशन बनाएंगे जूइश लोग के लिए, यहूदी लोग के लिए, जिनका नाम होगा इजराइल इन पैलेस्टीन। पैलेस्टीन में ही एक स्पेशल कंट्री या एक
दूसरा कंट्री बनाया जाएगा जिसका नाम होगा इसराइल। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि और ज़्यादा भड़क जाती है वहाँ की पब्लिक कि एक तो ब्रिटेन ने भी यही बात बोला, फिर यूनाइटेड नेशन भी यही बात बोल रहा है, पैलेस्टीन में एक दूसरी कंट्री बनाई जाएगी जो कि यहूदी लोग के लिए होगी। ठीक है, तो फाइनली इसराइल बनती है तुम्हारा 1948 में, इस बात का याद ध्यान रखना। ठीक है, 1948 में इसराइल बनती है, लेकिन वॉर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसराइल इसराइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे होता है, ठीक है, पैलेस्टीन से। इसलिए जब वॉर होती है तो इसराइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लेता है, लगभग 50% एरिया पैलेस्टीन का कैप्चर कर लेता है, क्योंकि इसराइल के पास बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी होती है लड़ाई करने की, लेकिन पैलेस्टीन के पास ऐसा हाईटेक टेक्नोलॉजीज नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इनिशिएटेड अ वॉर बिटवीन अरब नेशंस पैलेस्टीन एंड इसराइल। ठीक है, अरब नेशंस पैलेस्टीन और इसराइल के बीच वार हो जाता है जब यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करता है कि हम स्पेशल कंट्री बनाएंगे जो कि इसराइल के लिए, जो कि जूइश लोग के लिए होगा। और वार में लगभग 50% एरिया जो होता है पैलेस्टीन का वो इसराइल कैप्चर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इसराइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, ये बात आपको पता होगी। ठीक, अब देखो ये तो पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, जो एरिया वाला बात थी जो ब्रिटेन ने किया, यूनाइटेड नेशन ने किया, ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। लेकिन यहाँ पे वार होने का एक रिलीजियस मुद्दा भी है, एक धार्मिक एंगल भी है। अब वो क्या है रिलीजियस कॉज, हम उस चीज़ को भी समझते हैं कि रिलीजियस एंगल क्या है। देखो देखो इसराइल में ना, या फिर तो पहले के पैलेस्टीन में बोल सकते हैं कि एक जेरूसलम नाम के एरिया है। ठीक है, जेरूसलम जो कि काफ़ी ज़्यादा होली प्लेस है, काफ़ी पवित्र स्थान है। ठीक है, और वो 3 धर्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा पवित्र स्थान माना जाता है। तो इस होली प्लेस को कैप्चर करने के लिए भी तो कोशिश करेंगे लोग, है ना। क्या होता है कि लोग क्या है कि अपने होली प्लेस को अपने पास रखना चाहते हैं, अपने देश में रखना चाहते हैं। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे इसराइल में और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हो गया, अरब्स, ठीक है, और जो यहूदी लोग, और कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस भी। तो देखो हम बात करते हैं जेरूसलम का कि वो इतना ज़्यादा सेक्रेट क्यों है। देखो जेरूसलम में 3 जगह है जो काफ़ी ज़्यादा होली प्लेस है। सबसे पहले बात करेंगे क्रिश्चियंस लोग के लिए, तो क्रिश्चियंस लोग के लिए बेथलाम, बेथलाम जगह है जो कि बर्थ प्लेस है किसका, जीसस क्राइस्ट का। ठीक है, बर्थ प्लेस है जीसस क्राइस्ट का बेथलाम, याद रखना इस चीज़ को। आगे हम बात करेंगे, अगर मुस्लिम्स लोग का बात किया जाए तो मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा होली प्लेस है तुम्हारा अल अक्सा मॉस्क, जो कि जेरूसलम में ही है। ठीक है, जेरूसलम मुस्लिम्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल अक्सा मॉस्क जो कि समझो कि सबसे मतलब 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है मक्का मदीना के बाद, उनका पिलग्रिमेज साइट में अगर कोई आता है तो मुस्लिम्स के लिए अल अक्सा मॉस्क आता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें जूइश लोग के लिए, तो जूइश के लिए जो फर्स्ट टेम्पल, या फिर जूइश का तो ओरिजिन, जो यहूदी लोग थे ना, उनका ओरिजिन ही तुम्हारा कहाँ से बोला जाता है, जेरूसलम वाले एरिया से। ठीक है, जो ग्रेट वेस्टर्न वॉल है ना, पश्चिमी वॉल जिसको हम बोलते हैं, जो कि एक तरह से सेक्रेड है, काफी ज्यादा होली प्लेस है यहूदी लोग के लिए, वो भी तुम्हारा जेरूसलम में ही है। ठीक है ना, तो इस कारण से क्या होता है कि जेरूसलम बहुत सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, जूइश लोग के लिए, मुस्लिम्स लोग के लिए और क्रिश्चियन लोग के लिए, क्योंकि वो होली प्लेस है तीनों तीनों धर्म के लोगों का, तो काफी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। और तीनों धर्म कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया को अपने पास रखना चाहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि इन लोगों में और क्लैशेस बढ़ जाती है। पॉलिटिकल एंगल तो था ही, यहाँ पे हम लोग धार्मिक मुद्दा भी समझ लिए कि रिलीजियस एंगल क्या है। रिलीजियस एंगल क्या था हमारा, जेरूसलम वाला एरिया। इस कारण से क्या है कि ये जो यहाँ पे वॉर है ना, काफी ज्यादा काफी दिनों से चलते चली आ रही है। आपको मैप के थ्रू मैंने समझा दिया कि पहले कैसे पैलेस्टीन बहुत ज़्यादा था, इसराइल बहुत कम था। बाद में देखो 1947 में एक्चुअली प्लान बनता है, जो प्लान का एग्जीक्यूशन होता है 48 में होता है। ठीक है, तो इसलिए डेट से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे इसराइल लगभग 50% हो जाता है यहाँ पे, आगे और बढ़ेंगे तो इसराइल लगभग 80%। मतलब क्या ना, इसराइल टेक्नोलॉजी में इतना हाईटेक था ना, टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है इसराइल। वो जब भी पैलेस्तीन के साथ लड़ाई हुआ तो पैलेस्तीन क्या है, वो वहाँ पे पत्थर फेंकते थे, और ये क्या भाई इधर से मिसाइल लॉन्चर दाग रहा है, बड़े बड़े मिसाइल्स लगा रहा है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है पैलेस्तीन हारेगा, है ना। और पैलेस्तीन जैसे जैसे हारते हुए जो जो एरिया से पीछे हटता चला गया, जो जो एरिया से पीछे हटता चला गया, वहाँ पे क्या हुआ, इसराइल ने अपना पकड़ बनाते चला गया, अपना पकड़ बनाते बनाते, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होते चला गया इसराइल। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो इसराइल का मतलब ये कहीं ना कहीं एक्ट है, कुछ ना कुछ आप इसमें क्रिटिसाइज कर सकते हैं एक्ट को, लेकिन इसराइल टेक्नोलॉजी में इतना हाई एडवांस्ड है, और बहुत बड़े बड़े मतलब तुम्हारे कंपनीज हैं जिसके हेड ऑफ द मतलब कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट या फिर सीईओ बोल सकते हो, जो कि
यहूदी हैं, इस कारण से इसराइल से कोई ज़्यादा पंगा नहीं ले रहा है, कोई इसराइल से कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता कोई पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, देखो फेसबुक, उसके जो सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, ये भी तुम्हारे यहूदी हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग कंपनीज, इसके जो सीईओ हैं वो लोग यहूदी हैं। ठीक है, तो कोई उनसे ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाह रहा। ठीक है, इस कारण से क्या है कि इसराइल टेक्नोलॉजी से तो आगे है ही, और इसको कोई रोक टोक भी नहीं कर रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है कि इसराइल बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी कर रहा है, और पैलेस्टीन कहीं ना कहीं इसको एक मौका भी देता है बार बार लड़ाई करके कि वो अपना एरिया को एक्सपैंड करे, और पैलेस्टीन धीरे धीरे इस कारण से काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर गया, काफ़ी कम बचा। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये आप करंट कॉन्टेक्स्ट का मैप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट था, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, गाजा स्ट्रिप्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमास एक्टिव है, अभी भी आप काफ़ी न्यूज़ सुन रहे होंगे। ओके, अब हम थोड़ा बात कर लें कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्तीन की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं इसराइल से। ठीक है, तो पहले अगर हिस्ट्री में बात किया जाए तो सबसे पहले पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या था कि वो इसराइल से लड़ाई करे, ठीक है, जो कि जूइश डोमिनेटेड कंट्री है, एंड सेटिंग अप डोमिनेंस ऑफ मुस्लिम्स ब्रदरहुड, मुस्लिम्स लोग का एक ब्रदरहुड को आगे बढ़ाए। ठीक है, ये मेन मुद्दा था तुम्हारा पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको यूनाइटेड नेशन भी कब इसको ऑब्जर्वर स्टेटस कब ऑब्जर्व करता है, 1975 में। बोलने का मतलब 1975 में एक मतलब कि एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि हाँ, मान्यता देता है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, एंड रिकॉग्नाइजेस पैलेस्टीन्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। कहीं ना कहीं बात आती है कि पैलेस्टीन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, इतनी बड़ी कंट्री जो श्रिंक करते करते इतनी कम हो गई, कहीं ना कहीं उनके राइट्स का, उनके मतलब वहाँ के लोगों का, मतलब उनके जो भी डिमांड है उनका वायलेशंस हो रहा है। ठीक है, तो ये था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम थोड़ा हमास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमास से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस या फिर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो देखो हमास क्या है। हमास 1987 में एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री मूवमेंट है। ठीक है, जो कि कहाँ पे मेनली एक्टिव है और किस एरिया को ऑक्यूपाई किया हुआ है, गाजा, गाजा स्ट्रिप में ये मेनली एक्टिव है। आपको मैं पिक्चर से दिखा देता हूँ, गाजा स्ट्रिप ये वाला, ये देखो गाजा स्ट्रिप जहाँ पे हमास, ठीक है, हमास यहाँ पे एक्टिव है। ओके, तो आप ध्यान रखना है इसका। अभी इससे बहुत ज़्यादा न्यूज़, अभी कुछ वीडियोस भी आए थे जिसमें कैप्चर इसराइल की कुछ सोल्जर्स लोग को, फीमेल सोल्जर्स लोग कैप्चर करके हमास जो है ले जाने का वीडियो आया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा वो मतलब इनह्यूमन वीडियोस हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें वायलेंस है, काफ़ी पेनफुल वीडियोस हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं गाजा स्ट्रिप का, जो आपको पिक्चर में दिखाया था वही गाजा स्ट्रिप है, लोकेटेड बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट। ठीक है, इसराइल एंड इजिप्ट, और पार्ट्स वर ऑक्यूपाइड बाय इसराइल। अब इसराइल क्या है कि कुछ पार्ट्स वहाँ पे भी ऑक्यूपाई किए हुए हैं। ठीक है, देखो इसराइल इसराइल और इजिप्ट के बीच में तुम्हारा ये हमास है यहाँ पे। ठीक है, इस तरफ इजिप्ट हो गया, इस तरफ इसराइल, और कुछ एरिया जो है इसराइल जो है गाजा स्ट्रिप का भी काफ़ी ज़्यादा एरिया को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है 1967 से। ओके, जिस कारण से वहाँ पे तुम्हारा हमास भी काफ़ी बार सिविलियन लोग पे अटैक कर रहा है, और इसराइल भी गाजा स्ट्रिप पे सिविलियन लोग पे अटैक कर रहा है, जिस कारण से सिविलियन लोग का भी जान जा रहा है। ठीक है ना, अब बात कर ले हम लोग थोड़ा सा ओस्लो अकॉर्ड। ओस्लो अकॉर्ड क्या चीज़ था, देखो इट वाज साइंड इन 1993 में ओस्लो अकॉर्ड को साइन किया गया था, व्हेन पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ एंड इसराइल, पीएलओ और इसराइल आपस में बात किया था, ताकि अब कोई भी इस तरह का वॉर नहीं करेंगे, और एक दूसरे कंट्री को रिकॉग्नाइज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम पीसफुली सॉल्व करेंगे। लेकिन लेटर ये क्या होता है, फेलियर, ये भी काम नहीं कर पाता। ठीक है, ये जो ओस्लो अकॉर्ड है ये भी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, जिस कारण से हम देख रहे हैं अभी भी पीस नहीं है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। पीस क्या, बहुत ज़्यादा वायलेंस अभी भी चालू है। ओके, बहुत समझना आपको जरूरी है इसराइल पैलेस्टीन अभी अभी के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इसराइल और पैलेस्टीन को कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मेंस में कहीं ना कहीं आपको अपना अप्रोच, इंडिया का स्टैंड रिप्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है इसराइल पैलेस्टीन
कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। सबसे पहला, इंडिया अपोज्ड यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान टू डिवाइड पैलेस्टीन। सबसे पहले तो इंडिया ने सबसे पहले सीधा ही अपोज किया था जब 1948 1947 में यूनाइटेड नेशन प्लान लेकर के आया था कि पैलेस्टीन को डिवाइड किया जाए, तभी इंडिया ने उस चीज़ का अपोज किया था। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि इंडिया रिकॉग्नाइज इसराइल इन 1950। इंडिया जो है इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है 1950 में, एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ को भी। ठीक है, ये थोड़ा पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी रिकॉग्नाइज करता है इंडिया। और फाइनली पैलेस्टीन को कब रिकॉग्नाइज करता है? 1988। देखो, रिकॉग्नाइज करना ना अपने में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मान्यता देना किसी देश को, इस देश को कोई नॉर्मली इसी तरह मान्यता नहीं देगा। जब तक ग्लोबल लेवल पे उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा उस पर्टिकुलर कंट्री को, वो किसी तरह का संबंध या किसी तरह का रिलेशंस किसी के साथ स्टैब्लिश नहीं कर सकता। इसीलिए कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर कंट्री को रिकॉग्नाइज करते हैं, मान्यता देते हैं, ठीक है, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे अपने एक्टिविटीज को कर सके, है ना। तो इंडिया ने पैलेस्टीन को फाइनली कब रिकॉग्नाइज किया? 1988 में। ठीक है, इसराइल को 1950 में रिकॉग्नाइज कर लिया था, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी 1950 में कर लिया था। बाकी आगे अगर इंडिया का स्टैंड पे और थोड़ा डिटेल बात करें तो इंडिया क्या बिलीव करता है? इंडिया बिलीव्स इन टू स्टेट सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रपोजेस फॉर द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इन पीसफुल मैनर। बोलने का मतलब इंडिया हमेशा से चाहा है कि अगर दो देशों में लड़ाई चल रहा है तो वो दो देश ही आपस में मिल करके बातचीत करें और मैटर को रिजॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें। कोई थर्ड कंट्री का एंट्री से क्या होता है कि चीज़ें, प्रॉब्लम और ज़्यादा एक्सकलेट कर जाती हैं, है ना। तो बेटर है कि जो भी थर्ड कंट्रीज हैं वो बाहर रहें और वो जो दो कंट्रीज लड़ाई कर रहे हैं आपस में प्रॉब्लम को पीसफुली रिजॉल्व करें, जो कि इंडिया का अच्छा से स्टैंड रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लिया मैंने इंडिया का स्टैंड क्या रहा है। ओके, तो आज इसराइल पैलेस्टीन पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किए। एक शॉर्ट एंड क्लिप्स आपको जनरल आइडिया दिया गया इसराइल और पैलेस्टीन में क्या इशू चल रहा है, क्या वहाँ का पॉलिटिकल रीज़न था, क्या वहाँ पे आपका धार्मिक एंगल था, रिलीजियस कॉस्ट था। ठीक है, तो आप प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, डेस्टिनेशन आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के शॉर्ट एंड क्लिप्स वीडियो और आपको और चाहिए तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े। इसका पीडीएफ आपको डेस्टिनेशन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कुछ और इस तरह से शॉर्ट एंड क्लिप्स डिटेल इन वीडियोस के साथ, ताकि आपको 17th बीपीएससी की प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प मिले। ओके, थैंक यू सो मच।